हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस की पीटी 365। तो यहाँ पे हमारा जो है ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये मार्च से लेकर मई तक का जितना भी आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। अभी हम लोग इकॉनमी के फॉरेन ट्रेड देख रहे थे। आज हम लोग रेस्ट ऑफ द टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जैसे ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, फिर कुछ और भी न्यूज़ है जो इससे रिलेटेड है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। इसमें भी जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर आप लोग प्रीवियस लेसन भी सॉल्व करना चाहते हो और मंथली लेसन भी देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे नोटिस है, और इम्पॉर्टेंट नोटिस ये विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ है उससे रिलेटेड है, क्योंकि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ जो है मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करी थी, बट किसी कारणवश जो है मुझे उसे हाइड करना पड़ा। लेकिन मैं उसे पब्लिश नहीं कर सकती, यानी कि इस प्लेटफॉर्म में मैं पब्लिश नहीं कर सकती। बट आप लोग को अगर प्रोवाइड करनी है और आप लोग चाहते हो उसको एक्सेस करना तो मैं आप लोग को दे सकती हूँ। और इसके लिए आपको बस मेरे चैनल के ज्वाइन मेंबरशिप को आप लोग को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन मेंबरशिप को अगर आप लोग ज्वाइन कर ली हो और अगर आप लोग को यहाँ पे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ एक्सेस नहीं हो रही है तो मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं ऋषिका CH, क्योंकि एक अलग से आप लोग का यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम में, जिसमें कि सारे लोगों को इस तरीके का एक्सेस होता है। जो हमारे मेंस टेस्ट सीरीज़ के लोग हैं जो कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे चैनल के मेंबर है, ग्रुप में ज्वाइन है, उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, नो इशू फॉर देम। बट कुछ न्यू है जो कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं और हमारे चैनल के मेंबर है लेकिन उनको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर मुझे इसमें मेल कीजिए, मैं आप लोग को वहाँ तक ज़रूर लेकर चलूँगी। और हम लोग सितंबर मंथ से जो है स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हमेशा डेली आप लोग को क्विज सॉल्व करने के लिए मिलेगा, और विजन आईएएस की जितनी भी बची हुई पेपर हैं उसको हम लोग अच्छे से वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप लोग को सॉल्व करना है, हमारे साथ जुड़, आप लोग मुझे ज़रूर मेल कीजिएगा। आइए आते हैं ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज़ में। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया के द्वारा कहा गया है G20 नेशंस में कि यहाँ पे एग्रीमेंट, जिससे कि हम लोग जो ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो ट्रिप्स मीन्स होता क्या है? ट्रिप्स मीन्स आप देखो, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि वैसे चीज़ों पे व्यापार करना जो कि अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके जो है ना लोग यहाँ पे इनोवेट किए हैं या फिर उसको डेवलप किए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है, मैं उसको इनोवेटिव आइडिया का इस्तेमाल करके कोविड-19 की वैक्सीन जो है मैं उसको डेवलप कर देती हूँ। तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर मेरा हक हो गया इस वैक्सीन के ऊपर, क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल करके, जो मैं अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके, अपने इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल करके इस तरीके के वैक्सीन को डेवलप की हूँ, तो मेरा राइट्स होता है। अब मुझे इसे ट्रेड करना है, जैसे मैं यहाँ पे रशिया को यहाँ पे बेचूँ या फिर चाइना को बेचूँ या फिर किसी और कंट्रीज़ को बेचूँ, तो उसमें यहाँ पे ट्रेड करना है। तो ट्रेड रिलेटेड से भी क्या होगा ना कि मेरा यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखूँगी कि किस तरीके से इसको मैनेज करके चलना है, तो मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे यहाँ पे एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी कहा जा रहा है, यानी कि जो मैं यहाँ पे कोरोना वायरस की वैक्सीन जो डेवलप की हूँ तो इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मेरे ही अंदर यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बनाया जाएगा और मैं जैसा बोलूँगी वैसे ही चलेगा, नहीं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों लाया गया, जिससे कि जो एसेंशियल मेडिसिन है वो अफोर्डेबल प्राइस में मिल सके। क्योंकि देखिए, मैं अगर वैक्सीन बनाई हूँ तो इट मीन्स है कि मैं यहाँ पे मनचाहा दाम लगा सकती हूँ। मैं चाहूँ तो एक वैक्सीन का दाम यहाँ पे 5K रख सकती हूँ, 5000 तक रख सकती हूँ। लेकिन क्या ये अफोर्डेबल है? क्या आपको लगता है कि हमारे इंडिया में हर कोई यहाँ पे 5000 में इसको अफोर्ड कर सकते हैं? इंडिया में क्या, और भी कंट्री में क्या 5000 में अफोर्ड कर सकते? नहीं कर सकते। अब बिग नो। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे ट्रिप्स यही चीज़ें होती है, ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसमें मुझे कहा जाएगा कि मैं प्राइस को थोड़ा रिड्यूस करूँ, इस तरीके का प्राइस रखूँ, क्योंकि ये बिकेगा तो मास नंबर पे और मुझे कहीं से फ़ायदा, मुझे कहीं से नुकसान नहीं होने वाला, मेरा फ़ायदा ही होगा। अगर मैं इसे 500 रुपये में भी बेचूंगी ना तो मेरा फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें कहा जाएगा कि यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में बेचने के लिए और यहाँ पे जो कोविड-19 महामारी है उससे यहाँ पे लड़ने के लिए जो है ना इस तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी देना है। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या बातें रखी गई है। पॉलिसी स्पेसेस है उन कंट्रीज़ के लिए जो कि यहाँ पे उनके पेटेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, यानी कि आप देखो कि ये पेटेंट होता है, मेरी मर्ज़ी चलेगी, मैं यहाँ पे वैक्सीन डेवलप की हूँ तो मेरी मर्ज़ी चलेगी कि इस वैक्सीन की जो है कितना मैं प्राइस रखना चाहती हूँ और मुझे पेटेंट दिया जाएगा, यानी कि 1 साल तक जो है इस वैक्सीन की वही प्राइस होगी जो कि मैं यहाँ पे डिसाइड की हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पेटेंट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटीज़ है। अब कहाँ 5000 मैं रखना चाहती हूँ बट मुझे यहाँ पे 500 रखना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों तक रीच हो पाए, लोग इसे खरीद पाए, है कि नहीं। तो यहाँ तो मेरी पेटेंट इम्पैक्ट हो गई।
और उसके बाद जो है ट्रिप्स एग्रीमेंट, और इसके साथ साथ दोहा डिक्लेरेशन। देखिए दोहा डिक्लेरेशन आपसे पूछा जा सकता है कि बिकॉज इट इज़ वेरी इन न्यूज़। तो दोहा डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको सीधे बताना है कि ट्रिप्स से रिलेटेड है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों रखा गया है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी का एम यही है कि यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़, जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ है ना, वो यहाँ पे ट्रिप्स कॉम्पैटिबल नॉर्म्स को यहाँ पे इस्तेमाल कर सके और सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, और वो अपने खुद की जो पब्लिक पॉलिसीज़ है उसको यहाँ पे परस्यू करे, या तो वो कोई स्पेसिफिक फील्ड से हो या फिर आप लोग किसी भी तरीके से हो, जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, या फिर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, या फिर यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, उनकी कंडीशन से रिलेटेड है, किसी भी तरीके से चीज़ों की रिलेटेड है, तो यहाँ पे डेवलपिंग और जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ है उनको यहाँ पे जो है हेल्प प्रोवाइड करना है, इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ मेजर जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी जाती है ट्रिप्स के अंदर। सबसे पहला है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग। कंपलसरी लाइसेंसिंग कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है ना कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है इस लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं कि वो यहाँ पे जो पेटेंटेड है, जैसे मैंने यहाँ पे वैक्सीन को डेवलप किया तो मेरी जो लाइसेंस है वो यहाँ पे दे दे किसी थर्ड पार्टी को उठा के, या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी को ही दे दे यहाँ पे कंपलसरी लाइसेंस, और ये मेरे कंसेंट के बिना दे, यानी कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि मैं जो जिस वैक्सीन का डेवलपमेंट कर रही हूँ, मैं जिस वैक्सीन को यहाँ पे डेवलप कर चुकी हूँ उसकी लाइसेंस किसी और को भी दी जा रही है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी क्राइटेरिया है। सेकंड है कि पैरेलल इंपोर्टेशन, यानी कि इंपोर्टेशन होगा बिना मेरे जो मैं पेटेंट होल्डर हूँ या फिर कोई जो थर्ड पार्टी है मेरे बिना कंसर्न के होगा, ठीक है। और जो पेटेंटेड जो मैं प्रोडक्ट लेकर आ रही हूँ मार्केट में और दूसरे कंट्रीज़ में भी ये बिक रहा है, जैसे या तो मेरे द्वारा बिक रहा है या फिर कोई पेटेंट होल्डर कंसेंट है उनके द्वारा बिक रहा है, तो इसमें क्या होता है ना कि ये इम्पोर्ट भी होते रहना चाहिए, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ से हम लोग अपने कंट्रीज़ में भी मंगवा सके। इससे क्या होता है कि वो वैक्सीन है जैसे कि मैं भी डेवलप कर ली और रशिया भी डेवलप कर लिए स्पुतनिक 5, तो मैं तो यहाँ पे प्रोवाइड कर ही रही हूँ, लेकिन मैं जो है ना दूसरे कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसी के साथ साथ क्या होगा कि रशिया भी जो है वो अपनी मेडिसिन को, अपने वैक्सीन को हमारे कंट्री में भी प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अफोर्डेबल मेडिसिन अवेलेबल होगी मार्केट में। दो तरीके की मेडिसिन होगी, जिसको भी यानी कि जिस पर्सन को ऐसा लगेगा कि वो जिस भी मेडिसिन को अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, तो ये सेकंड क्राइटेरिया होगा। साथ ही साथ एग्जेम्पशन है, यानी कि पेटेंटेबिलिटी से यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है। ये जो एग्रीमेंट है ना, इसमें ज़रूरत ही नहीं है कि जो न्यू यूज़र्स आ रहे हैं, यानी कि जो नोन प्रोडक्ट है, जैसे मेरा यहाँ पे वैक्सीन डेवलप कर रही हूँ मैं कोरोना वायरस, तो इसके लिए अगर मान लीजिए कि कोई और आ गया, ए पर्सन भी आ गया, तो उसको भी यहाँ पे जो है इस नॉन प्रोडक्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनको भी पेटेंट दिया जाए, ठीक है। तो पेटेंट देने की ज़रूरत नहीं है, एग्जेम्पशन रखा गया है। लिमिट है, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर यहाँ पे लिमिट रखा गया है। अगर कंडीशन देखें कि यहाँ पे सेल और जो मार्केटिंग करना है कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का या फिर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का, तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी से ज़रूरत होता है कि वो यहाँ पे डेटा को सबमिट करे। तो यहाँ पे डेटा भी इतना ज़्यादा सिक्योर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है इस ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर। इस ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ज़रूरत होता है कि जो भी WTO के मेंबर है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर है, तो उनका जो अनडिस्क्लोज टेस्ट डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना है। और इसको फिर यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, ड्रग्स रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, उनको सबमिट करना है। और ये किस पर्पज़ के लिए, तो वो यहाँ पे मार्केटिंग अप्रूवल ले सके, या फिर किसी गलत तरीके से अगर कमर्शियल यूज़ हो रहा है तो उसको यहाँ पे देखा जा सके। कुछ जो लिमिट है वो यहाँ पे अलाउ किया गया है कि डेटा को यूज़ करना, यानी कि इस तरीके से जेनरिक ड्रग्स को यहाँ पे जनरेशंस को लाने के लिए यहाँ पे डेटा को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि मच डेटा यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे वैक्सीन डेवलप करने के लिए किस किस चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल की हूँ, तो वो यहाँ पे मेरे प्राइवेसी कंसर्न नहीं होंगे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो सारे कंपोजिशन को बताया जा सके, जिससे कि जेनरिक मेडिसिन हमारे इंडिया में डेवलप हो। जेनरिक मेडिसिन कहने का क्या मतलब होता है, जैसे जो मैं यहाँ पे वैक्सीन बना के लेकर आ रही हूँ कोरोना वायरस के लिए, तो उसी की जेनरिक मेडिसिन बनाई जाएगी, यानी कि कंपोजिशन सेम होंगे, लेकिन वो आपके सस्ते दामों पे अवेलेबल कराया जाएगा, अफोर्डेबल होता है। और इंडिया को जेनरिक मेडिसिन का हब भी माना जाता है। हम लोग अपनी कंट्री में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो है ज़रूरत नहीं है कि इस तरीके का मीन्स डेटा प्रोटेक्शन हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सटेंशन है, जो ट्रांजिशन पीरियड अगर हम लोग देखें तो लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ को भी यहाँ पे दिया जाएगा। जो अमेंडमेंट है दोहा डिक्लेरेशन का, वो क्या है कि यहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड को भी एक्सटेंड किया जाएगा लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ में, जिससे कि ये जो ट्रिप्स ऑब्लिगेशंस है इसको इंप्लीमेंट किया जाए 2021 तक। सो दीज आर द सम
सम ट्रिप्स आपका यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटीज़ रूल्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि एक्चुअली ट्रिप्स एग्रीमेंट है क्या, इसके बारे में देखते हैं। ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है ये 1995 में निकल कर आया और ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ आपका न्यू इन्वेंशन होता है तो उसी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसी के ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे आपका इस एग्रीमेंट को किया गया है। ये नेगोशिएट किया गया था 1986-1994 में और उरुग्वे राउंड हुआ था और यहाँ पे आपका गैट में यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड में। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हर एक मेंबर के द्वारा जो है ना यहाँ पे मिनिमम प्रोटेक्शन दिया जाता है यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ प्रोविजन भी है सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का, रेमेडीज़ का, प्रोविजनल मेजर्स का, स्पेशल रिक्वायरमेंट का, जो भी यहाँ पे बॉर्डर मेजर्स या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड हो। साथ ही यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट भी है जो कि डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलेगा कि जो भी डिस्प्यूट होता है WTO मेंबर के बीच में तो उसको भी यहाँ पे रिजॉल्व करने की बात की जाती है। साथ ही कुछ एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है यानी कि किस किस जगह पे आपका जो है यहाँ पे ट्रिप्स एग्रीमेंट बात करता है। तो सबसे पहला है कि आप लोग देखोगे कि कॉपीराइट और रिलेटेड राइट भी यहाँ पे आपका कवर किया जाता है। जैसे आप किसी और की कंटेंट को अगर यहाँ पे पढ़ा रहे हो, जैसे मैं यहाँ विजन आइज की पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियसली कि विजन आइज मुझे जो है कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। साथ ही ट्रेडमार्क है जो आप लोग देखते हो कि उनका एक ट्रेडमार्क होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है, GI है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, न्यू पैटर्न, न्यू वैराइटीज़ ऑफ प्लांट है। साथ ही यहाँ पे लेआउट डिज़ाइन है इंटीग्रेटेड सर्किट का, ट्रेड सीक्रेट और टेस्ट यहाँ पे डेटा है। तो ये सारे एरिया है जहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसको कवर किया जाता है। मेंबर्स अगर हम लोग WTO में देखें तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन है कि उनको यहाँ पे ट्रिप्स एग्रीमेंट के साथ जो है कंप्लाई करना ही है। तो इसलिए ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। मे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक अगर न्यूज़ में आए तो उसको थोड़ा ध्यान से कवर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट आते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट SDR। बेसिक है, ये पता होना चाहिए, लेकिन न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं। एक प्रपोजल यहाँ पे दिया गया है वो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए कि एडिशनल वो 500 बिलियन SDR वो यहाँ पे डे इशू करे और जिसको कि यहाँ पे इंडिया और USA के द्वारा जो है ब्लॉक किया गया था। तो ये एक नया प्रपोजल निकल कर आया है। पहले हम लोग समझते कि एक्चुअली SDR है क्या। तो SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट आपको देखने को मिलेगा जो कि IMF के द्वारा 1969 में बनाया गया था और ये ऑफिशियल रिजर्व्स के लिए यानी कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका यहाँ पे ऑफिशियल रिजर्व्स आपको देखने को मिलेगा। जो वैल्यू होता है SDR का वो यहाँ पे आपका 5 मेजर करेंसी के वेट में ही देखने को मिलता है। तो 5 मेजर करेंसी कौन कौन है जो कि SDR में इंक्लूड है। तो यहाँ पे US का डॉलर है, यूरोप का यहाँ पे यूरो है, जापान का येन है, चाइनीज़ का रेनबिम्बी है और ब्रिटिश का पाउंड है। तो ये क्वेश्चंस आई थिंक कि पूछा गया था जब चाइनीज़ की रेनबिम्बी इसमें इंक्लूड हुई थी। सो 2-3 साल पहले जो है UPSC प्रीलिम्स से पूछ लिया गया था। तो बहुत फ्रीक्वेंट है, देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बस ज़रूरत है कि आप कंसंट्रेट करके पढ़ाई करो, ठीक है। SDR बास्केट जो है आप देखोगे कि हर एक 5 साल में इसको रिव्यू किया जाता है और लगता है कि कुछ न्यू करेंसी जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चलन में है तो उसको अगर रिजर्व करना है तो IMF के द्वारा उसको रिजर्व किया जाता है। तो हर एक 5 साल में यहाँ पे देखा जाता है। साथ ही यहाँ पे टेक्निकली अगर देखें तो SDR जो है ना ही ये करेंसी है ना ही ये क्लेम करता है IMF पे अपने आप में। SDR को आप करेंसी नहीं कह सकते हो। स्टेट अगर देखें तो ये पोटेंशियल क्लेम होता है करेंसीज जो कि IMF मेंबर का जो करेंसीज होता है ना उनके अगेंस्ट में यहाँ पे क्लेम आपको देखने को मिलेगा। SDR की बात करें तो SDR में इंटरनेशनल लिक्विडिटी भी है जिसमें कि स्टैंडर्ड रिजर्व करेंसीज के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। SDR में आप देखोगे यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ IMF है और कुछ यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है जैसे कि अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक भी है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट भी है, इनका भी यहाँ पे देखा जाता है IMF में। साथ ही SDR की बात करें तो ये सिर्फ आपके IMF मेंबर के द्वारा ही यहाँ पे होल्ड किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज नहीं है, ना ही कॉरपोरेशन है। SDR कलेक्शन की बात करें तो ये लो कॉस्ट आपका मेथड है जिसके थ्रू मेंबर नेशंस का जो इंटरनेशनल रिजर्व्स है उसको ऐड किया जाता है और साथ ही साथ मेंबर को यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि वो अपने रिलायंस को मोस्ट एक्सपेंसिव जो डोमेस्टिक और एक्सटर्नल ट्रेड है उसमें वो रिड्यूस करे। यानी कि आप लोग देखते हो कि जब किसी कंट्री की सरकार के पास पैसे की कमी होती है तो वो बाहर से एक्सटर्नल बोरो कर लेते हैं, बाहर का कर्ज उठा लेते हैं या फिर डोमेस्टिक कर्ज उठा लेते हैं। तो ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा महंगा होता है और किसी भी कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा घातक भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो है IMF के अंदर जो SDR है उसके तहत ये अलाउ किया जाता है कि वो अपने रिलायंस को कम कर सकते हैं और IMF के अंदर जो भी मेंबर है तो उनका जो यहाँ पे करेंसी है उसी को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे यहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैसे यूज़ किया जाता है SDR को, ये देख लेते हैं।
जो यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के अंदर अगर देखें तो कुछ सर्टेन कंडीशंस यहाँ पे मीट करना होता है। आईएमएफ में जो है एसडीआर आपका लोकेट किया गया है, वो भी मेंबर्स को उनके कोटा के प्रोपोर्शन में, यानी कि जो जनरल एलोकेशंस है उसी के जिसको हम लोग जनरल एलोकेशन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी मेंबर है जैसे यूएसए, यूरोप, आपका चाइना, जापान, तो ये जितने भी मेंबर है ना, इनका अपना खुद का कोटा होता है और कोटा के हिसाब से उनको जो है एसडीआर एलोकेट किया जाता है। मान लीजिए यूएसए को 20% होगा, चाइना को 10% होगा, जापान को 5% होगा, तो इस तरीके से उनको एसडीआर दिया जाएगा। एक बार जब एलोकेट हो गया ये, तो मेंबर जो है ना अपने एसडीआर को एज ए पार्ट ऑफ, यानी कि इंटरनेशनल रिजर्व्स के पार्ट से वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ उनका कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी रिजर्व रखा गया है। मेंबर्स जो है वो यहाँ पे एसडीआर को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास अगर जैसे मान लीजिए कि यूएसए के पास अगर यूरो है, रेनबिन्बी है, तो वो उसी को फिक्स रख सकते हैं, नहीं, वो अगर चाहे तो इसको जापान के येन के साथ भी रेनबिन्बी को एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर अपने डॉलर के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये भी काम यहाँ पे किया जाता है बहुत ही फ्रिक्वेंटली। आईएमएफ मेंबर्स जो है ना वो यहाँ पे एसडीआर को यूज़ करते हैं, किस लिए? तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के लिए, ऑपरेशंस के लिए। अगर इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, उनको यहाँ पे अगर पेमेंट करना है किसी भी तरीके का, यहाँ पे मनी से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन है, तो वो यहाँ पे आराम से करते हैं एज पर द कोटा। ठीक है, अब आईएमएफ के बारे में हम लोग इतना बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में भी हम लोग को डिटेल पता होना चाहिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 189 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा एक साथ काम करते हैं, यानी कि ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशंस के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे फिनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए है, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड। साथ ही साथ आप देखो भी है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, और पॉवर्टी को भी, हमारे वर्ल्ड में जो गरीबी है उसको भी दूर करने में आईएमएफ का काफ़ी बड़ा रोल है। साथ ही साथ अगर देखें तो 2013 में इसको अपडेट किया गया था, जिसमें कि सारे मैक्रो इकोनॉमिक और जो फिनेंशियल सेक्टर्स इशू है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, जिससे कि यहाँ पे ग्लोबल स्टेबिलिटी जो है वो बियर हो सके, इसकी जो भी इशू है वो देख सके। आईएमएफ का बात करें तो इसको ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा बनाया गया था 1994 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर देखें तो वॉशिंगटन में है, और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी कुछ बात है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कुछ और यहाँ पे फाइनेंसिंग मेथड है जो कि आईएमएफ के द्वारा यूज़ किया जाता है, एसडीआर को छोड़ के। एसडीआर तो है ही जो फाइनेंसिंग करने के लिए वो यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी मेथड है, जैसे रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है। तो यहाँ पे आपका जो है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि जल्दी से अगर किसी कंट्री को यहाँ पे क्रेडिट चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिलता है। जैसे कि आप देखो कि लिमिटेड है, जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनके लिए लिमिटेड है, लेकिन हाँ अगर वो कोई अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू अगर वो फेस कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे आईएमएफ के द्वारा मदद किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उनका जो है ना थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ का होता है, हमारा इंडिया का भी आप देख सकते हो कि एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं है लेकिन इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि बैलेंस तो है नहीं, तो अर्जेंट इसको बैलेंस करने के लिए जो है ना यहाँ पे आईएमएफ के थ्रू हम लोग रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ के थ्रू हम लोग यहाँ पे पैसे ले सकते हैं। और ये जो बनाया गया था ये पॉवर्टी रिडक्शन और ग्रोथ ट्रस्ट के लिए बनाया गया था। पॉवर्टी रिडक्शन और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ही इसका है, कंट्री की गरीबी को कम करने के लिए, या फिर यहाँ पे आप लोग देखो कि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस तरीके का काम किया जाता है। सेकंड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है कि अगर कोई अर्जेंट नीड है, जैसे कि मान लो कि कोई कमोडिटी प्राइस शॉक हो गया, जैसे कि प्राइस की दाम एकदम बढ़ गई तो इन्फ्लेशन हो जाता है, या फिर आपको देखो कि पैसे की क्रंचेस हो जाती है, तो फिर यहाँ पे पैसे लेना है। कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे कि जापान में सुनामी आ गया था तो 90% से भी ज़्यादा तहस नहस हो गया था, तो आईएमएफ इस केस में हेल्प कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट या पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि सूडान वाले एरिया में, या फिर आप लोग यहाँ पे देखो सीरिया वाला एरिया में, इराक वाले एरिया में, तो कितना ज़्यादा वहाँ पे आपका हमेशा लड़ाई होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। या फिर आप लोग इजराइल पैलेस्तीन की ही बात कर लो, तो इस सिचुएशन में भी अगर बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो चुका है तो अगर यहाँ पे रिलीफ फंड चाहिए तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है कैटास्ट्रॉफ कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट, CCRT। तो यहाँ पे क्या है कि आईएमएफ को अलाउ किया जाता है कि वो यहाँ पे ग्रांट प्रोवाइड कर सकते हैं डेट रिलीफ करने के लिए। यानी कि मान लीजिए कि कोई कंट्रीज़ है जिनकी हालत बहुत ख़राब है, जैसे बहुत ही ज़्यादा गरीब है और मोस्ट वल्नरेबल आ चुका है वो कंट्री, उनकी अर्थव्यवस्था डूबने वाली है, तो उससे रिवाइव करने के लिए यहाँ पे आईएमएफ के द्वारा कैटास्ट्रॉफ कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा।
इसको भी आपका ये इस्टेब्लिश किया गया था कब, जब इबोला आउटब्रेक हुआ था। तो इबोला आउटब्रेक हुआ था तो आप लोग देखिए थे कि ईस्ट अफ्रीकन नेशंस जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर जूझ रहा था, उसको यहाँ पे फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस समय जो है उस केस में आपका इस तरीके का कैटास्ट्रॉफ कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट बनाया गया था। तो ये 3 तरीके का आपको याद रखना है। IMF में वैसे बेसिकली आपको 4 पॉइंट याद रखना है। पहले तो SDR याद रखना ही है कि जो फॉरेन करेंसी होता है उसका रिजर्व से ये। सेकंड है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, अगर बहुत ही ज़्यादा लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको अपने क्षेत्र में गरीबी हटाने के लिए अगर उनको जल्दी से जल्दी पैसे की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे ले सकते हैं रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के द्वारा। साथ ही थर्ड यहाँ पे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए कि कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे सुनामी आ गया, जैसे कोई भी आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, या फिर आपका कमोडिटी का प्राइस बहुत हाइक हो जाता है और पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है, तो फिर इस केस में जो है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ कैटास्ट्रॉफ कंटेनमेंट एंड रिलीफ फंड, जिसमें कि आप लोग देखो कि इबोला जैसे जो आपका एपिडेमिक था तो उस समय आपका इस तरीके का था, इस तरीके का जो है आपका बनाया गया, जिसके थ्रू ईस्ट अफ्रीकन नेशंस जो है पूरी तरीके से इससे ग्रसित थी। जैसे आज के डेट में आप पैंडेमिक में भी देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ डूब चुकी है जिनको यहाँ पे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान या फिर आप लोग जो है पाकिस्तान का ले सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा दयनीय हालत हो चुकी है उस सारे कंट्रीज़ की। उनके पास इतना ज़्यादा उनके पास इनकम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है कि वो अपने कंट्रीज़ में जो है लोगों को यहाँ पे सेफ प्रोवाइड कर सकें। तो ऐसे में क्या है कि उनको यहाँ पे जो है IMF के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि गरीब से गरीब और मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ को जो है मदद की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि IMF के बारे में आपको जो है कुछ न्यू और पूरी तरीके से डिटेल आपको पता चला होगा। आइए कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं जो कि आपका यहाँ पे 3 महीने में था और आप लोग को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है क्या, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा डेजिग्नेट किया गया है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें कि की डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे आपको ये ज़रूरत क्यों है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरत है, जिसमें कि इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट है और यहाँ पे एक फैसिलिटेट करने के लिए जो कोविड-19 के टाइम में जो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन ठप हो गया था, आपका यहाँ पे ट्रेड ठप हो चुका था, तो उसी को फैसिलिटेट करने के लिए यानी कि शिपमेंट वगैरह अच्छे से हो सके, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है। जैसे कि आप लोग देखते हो आज की डेट में कि कोई भी गुड्स खरीदना है तो उसका आपको पता होना चाहिए कि उस गुड्स का ओरिजिन कहाँ से है। कुछ भी चीज़ आप खरीद रहे हो, जैसे टी खरीद रहे हो तो टी आपको पता होना चाहिए कि आसाम की ओरिजिन है या फिर कर्नाटक की ओरिजिन है, कॉफ़ी कहाँ की है, रोकोस्टा है, अरेबिका है, वो कहाँ की है, कर्नाटक की है या फिर कहीं और की है। तो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए हर एक प्रोडक्ट का कि वो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। 2 टाइप ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, एक नॉन प्रेफरेंशियल है, एक प्रेफरेंशियल है। नॉन प्रेफरेंशियल पे क्या होता है कि यहाँ पे गुड्स को सर्टिफाई किया जाता है कि वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि वो जो है ना नॉर्मल प्रोडक्ट है, उसको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस किया जा रहा है। जैसे आप लोग अमेज़ॉन ओपन करते हो तो अमेज़ॉन में क्या होता है कि आपको उस प्रोडक्ट का जो है ना, जैसे आप लोग पर्टिकुलर चीज़ सर्च कर रहे हो, मान लीजिए कि आप लोग पावर बैंक ही सर्च कर रहे हो, तो पावर बैंक जब आप सर्च करोगे तो आपको सारे पावर बैंक दिखेंगे, सारे डिफरेंट कंपनीज़ के, लेकिन एक पावर बैंक होगा जिसमें कि अमेज़ॉन का यहाँ पे टैग लगा होगा अमेज़ॉन चॉइसेस। अमेज़ॉन चॉइसेस कहने का क्या मतलब है कि अमेज़ॉन उसको प्रेफरेंस दे रहा है, वो प्रोडक्ट अच्छा है, रियल है, इस तरीके का वो बता रहा है, जिसको हाई रेटिंग दिया जाता है, लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है, तो उसको अमेज़ॉन चॉइसेस में आ जाता है। तो ये हर एक प्रोडक्ट के कैटेगरी में होता है, क्योंकि ब्रांड्स तो नंबर ऑफ़ ब्रांड्स है, लेकिन हाँ कौन से अच्छे हैं वो अमेज़ॉन आपको सजेस्ट करता है। तो वैसे ही है कि कुछ प्रोडक्ट है जिसमें कि नॉन प्रेफरेंशियल होता है कि प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उसमें यहाँ पे टैरिफ भी कम किया जाता है, उसमें कुछ छूट भी दिया जाता है, और छूट इसलिए दिया जाता है कि वो प्रिविलेजेस हो, साथ ही साथ उसको लोग जो है कंज्यूम करें या फिर अडॉप्ट करें, ठीक है। बिल ऑफ लैडिंग है, तो बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो फास्ट ट्रैकिंग एक प्लान कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैडिंग को ये इम्प्लीमेंट करें। तो इसका एम यही है कि जो हर्डल्स है, यानी कि ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसको यहाँ पे रिमूव करना है, वो भी पोस्ट कोरोना वायरस वर्ल्ड में। BOL की बात करें, बिल ऑफ लैडिंग, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कैरियर के द्वारा यहाँ पे इशू किया जाता है, वो भी शिपर को, और यहाँ पे डिटेल्स दिया जाता है कि उनके सामान का किस टाइप का है, क्या क्वांटिटी है, क्या डेस्टिनेशन है, तो ये सारी चीज़ें जो है बिल ऑफ लैडिंग में यहाँ पे दिया जाएगा। थर्ड यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, तो मैप है, मैप एक अल्टरनेटिव आपका जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जो कि टैक्स ट्रीटीज़ के अंदर है, साथ ही साथ यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के अंदर है, 2 कंट्रीज़ में आती 2 कंट्रीज़ के अंदर आती है, और यहाँ पे कुछ डिस्कशन भी होता है कि कैसे टैक्स रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर सके। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर आपको याद रखना है कि टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट को यहाँ पे जो है रिजॉल्व किया जाता है, और ये आपका 24 मंथ्स के अंदर यहाँ पे टारगेट रखा गया है, यानी कि 2 साल के अंदर जो है ना आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है इंडिया रिमेन ऑन द US प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, यानी कि USA का यहाँ पे आपका वॉच लिस्ट है, तो उसमें इंडिया आज भी टॉप में है।
यूएसए के द्वारा एक रिलीज़ किया जाता है साल में एक बार स्पेशल 301 रिपोर्ट, और इसमें ये देखा जाता है ना कि ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए के साथ कौन अच्छे तरीके से करता है, और इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में हमेशा हम लोग जो है ना वॉच लिस्ट में आते हैं, यानी कि हमेशा हम पे निगरानी रखा जाता है यूएसए के द्वारा, और हमारे साथ अच्छा यहाँ पे ट्रेड जो है फैसिलिटेट किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया है, यानी कि रिसेंटली इन्वेस्ट इंडिया जो है एक वर्चुअल पैनल डिस्कशन रखा गया था ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए कि कैसे आज की डेट में जो है कोविड-19 के बाद जो है इमर्जिंग ट्रेड निकल कर आएगा, साथ ही अपॉर्चुनिटीज़ होगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो कि यहाँ पे फोकस देगा हमारे ट्रेंड्स को इमर्ज होने में। अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो इन्वेस्ट इंडिया याद रखिएगा, ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है, जो कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को हेल्प करेंगे कि किस किस जगह पे उनके लिए इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी है और किस किस जगह पे किस किस ऑप्शन में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सेटअप किया गया था 2009 में, और ये नॉन प्रॉफिट वेंचर है जो कि आपको DPIIT के अंदर देखने को मिलेगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा फॉरेन ट्रेड कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस देखेंगे। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि सेंटर के द्वारा यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो रिवाइज किया गया है, वो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। यहाँ पे मच नीडेड जो सपोर्ट है वो यहाँ पे ट्राइबल को दिया जा रहा है, कि वो भी कोरोना वायरस पैंडेमिक को देखते हुए। अब अगर MSP की बात करें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एक्चुअली इसकी कैलकुलेशन 3 तरीके से की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है उसमें क्या होता है कि सरकार के द्वारा यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन हो, जैसे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में बात किया जा रहा है कि फॉरेस्ट से जैसे टिम्बर या फिर आपका वुड वगैरह जो भी यहाँ पे ट्राइबल पीपल्स के द्वारा, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो गैदर करते हैं अपने दिनचर्या को चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए। तो उन सबको क्या होता है ना कि वहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है, यानी कि उनको हेल्प करने के लिए। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, उसमें क्या होता है कि वो उनको यहाँ पे मार्केट से सस्ते दाम में यहाँ पे सरकार के द्वारा ये एश्योर किया जाता है कि मार्केट में अगर उनका वो प्रोड्यूस नहीं बिकता है तो फिर वो सरकार जो है ना किसी कम रेट में उनसे वो खरीद लेंगे। तो अब न्यूज़ में देखते हैं और क्यों है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो कि यहाँ पे MSP को बढ़ा रहे हैं, वो भी 49 प्रोडक्ट्स में, जो कि आपका ट्राइबल के द्वारा कलेक्ट किया जाता है फॉरेस्ट से, यानी कि वो कलेक्ट भी करते हैं और फिर वो बेचते भी हैं। तो इसलिए यहाँ पे 49 प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है MSP बढ़ाने की बात की जा रही है। ये जो किया जा रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत किया जा रहा है, जिसको यहाँ पे मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, और ये MSP के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन जो कि MSP के लिए, MFP के लिए, यानी कि यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा वो ट्राइफेड है, एक नोडल एजेंसी है इस स्कीम के लिए, और यहाँ पे जो MSP इंक्रीज़ करने का जो यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है वो ट्राइफेड के द्वारा ही दिया गया है। और MSP जो होता है MFP का, यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, ये आपका हर एक 3 साल में इसको रिवाइज़ किया जाता है। तो ट्राइफेड के बारे में कुछ बेसिक देख लेते हैं। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ये एक नेशनल लेवल अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर ये काम किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, यानी कि ट्राइबल पीपल्स की अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करना, उनके इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में इसमें भागीदारी करना, उनके प्रोडक्ट को जो है मार्केट तक पहुँचाना और उसको अच्छे दाम लगाना। ये 1987 में आपका एग्जिस्टेंस में आया है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से क्या समझते हैं ये समझिए। इसको डिफाइन किया गया है पहले शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर एक्ट 2006 का, जिसको यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट भी हम लोग कहते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आपको देखने को मिलेगा कि सारे नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे प्लांट ओरिजिन का हो गया, जैसे आपका बैम्बू हो गया, केन्स हो गया, फॉडर, लीव्स, जम्स, या फिर आपका वैक्सेस, डाइज, रेजिन्स, तो ये सारे हो गए। साथ ही साथ फूड में आप देखोगे तो नट है, वाइल्ड फ्रूट्स है, हनी, लैक, टशर, तो ये सारे ऐसे हैं जो कि वो फॉरेस्ट से, जंगलों से इकट्ठा करते हैं, जंगलों से इकट्ठा करके वो मार्केट में लाकर इसे बेचते हैं। तो ये सारी चीज़ आता है हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जा सकता है। जो डेफिनेशन है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, इसमें बैम्बू और केन भी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैटेगराइजेशन जो बैम्बू और केन का है उसको चेंज कर दिया गया है। अब नया जो यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का था, उसके अंदर बैम्बू और यहाँ पे केन को जो है ट्री के कैटेगरी में रख दिया गया है। जो पेशा एक्ट है, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 का है, यहाँ पे आप देखोगे कि ओनरशिप जो FP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो यहाँ पे है वो फॉरेस्ट डीलर के ऊपर इस पेशा एक्ट में रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसके अंदर में आता है, किसका यहाँ पे हक वगैरह है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो मैकेनिज्म है मार्केटिंग फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, वो भी कैसे, तो MSP के थ्रू होता है और यहाँ पे वैल्यू चेन को डेवलप करके होता है।
तो ये चीज़ें लॉन्च की गई थी 2014 में। और ये स्कीम आपका जो दिया जा रहा है ये मेनली आपके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स जो गैदर्स है ना उसकी लाइफ को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए है। और साथ ही साथ यहाँ पे MFPs अगर देखें तो उनको यहाँ पे फेयर प्राइस दिया जाए, यानी कि उनको सही तरीके से ऐसा दाम मिल सके जिससे कि वो अपना जो है दिनचर्या चला सके, अपने लोगों का जो है अपने घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका लालन पालन कर सके। ये सारे जो ट्राइबल्स है फिर उसको यहाँ पे आप देखो कि MFPs में यहाँ पे सेल किया जाता है मार्केट प्लेसेस में। और अगर ये मार्केट प्लेसेस जो है MSP से भी खट जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज जो है ना वो यहाँ पे प्रोक्योर कर लेती है। यानी कि मान लीजिए कि बैम्बू का यहाँ पे मार्केट प्राइस जो है आपका 40 रुपीज़ है, ठीक है, और सरकार यहाँ पे लगाई है कि 5 रुपीज़ में वो बैम्बू को ख़रीद लेगी। तो 1 स्टिक का अगर मान लो कि इतना इतना है, तो अगर यहाँ पे मार्केट में क्या होगा कि 2 रुपीज़ में अगर बिकने लगा, इतना कम हो गया बैम्बू स्टिक का, क्योंकि फिर इससे जो है अच्छा खासा रिटर्न तो मिलेगा नहीं यहाँ पे फार्मर्स को, या फिर फार्मर्स कहूँ या फिर ट्राइबल पीपल्स कहूँ, उनको इतना अच्छा तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि सरकार उसको इस जितना तय किया गया यहाँ पे आपका इनकम है, जितना तय किया गया यहाँ पे आपका जो रेट है उसी हिसाब से वो खरीद लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है जो कि नोडल मिनिस्ट्री है वो भी इस स्कीम के लिए। और साथ ही साथ अब बात करते हैं कैलकुलेशन का, तो ये ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन अगर देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा जो MSP यहाँ पे फिक्स किया जाता है वो यहाँ पे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के रिकमेंडेशन पे ही फिक्स करते हैं, CACP है। CACP में आप देखोगे कि बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि यहाँ पे MSP भी रिकमेंड किया जाता है, कल्टीवेशन का क्या कॉस्ट होना चाहिए, सप्लाई और डिमांड सिचुएशन क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ दूसरे क्रॉप्स के बारे में भी यहाँ रखा जाता है, कंज्यूमर पे उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे इन्फ्लेशन वगैरह हो गया, महंगाई बढ़ गई, या फिर इन्वायरमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे सॉइल और वाटर यूज़ में कैसे इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन दिया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि MSP किसके द्वारा जो है रिकमेंड किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 2018-19 के बजट में जो है अनाउंस किया गया था कि MSP जो है ना वो यहाँ पे फिक्स किया जाएगा 1.5 टाइम्स जो है वो ज़्यादा किया जाएगा जितना भी यहाँ पे आपका पहले दिया जाता था, तो ये भी ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। तो हमारे यहाँ आप लोग को पता है कि राइस की जो खेती होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पूरे नॉर्थ से लेकर साउथ तक आप देखोगे तो लार्ज पैमाने पे होता है और पूरे अराउंड द ईयर होती है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम यहाँ पे सेटअप किया गया है, वो भी किसके अंदर, तो अपेडा के अंदर। अपेडा स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके अंदर यहाँ पे जो है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम यहाँ पे आपका डेवलप किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आइडेंटिफाई करना है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे पर्टिकुलर्स होना चाहिए, साथ ही स्टेक होल्डर्स तक यहाँ पे रीच करना है जिससे कि जो राइस का एक्सपोर्ट है वो सही तरीके से हो सके, राइस का एक्सपोर्ट का जो सप्लाई चेन है वो सही तरीके से हो सके, इंटायर प्रोडक्शन सही तरीके से हो सके, और ग्लोबल मार्केट में जो है हमारे राइस का एक्सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से हो सके। फर्दर ये मॉनिटर भी करेगा, आइडेंटिफाई भी करेगा, डेवलपमेंट भी देखेगा, और जो भी नेसेसरी यहाँ पे पॉलिसी मेजर्स की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिकमेंड भी की जाएगी। राइस प्रोड्यूसर से भी यहाँ पे अपेडा जो है बिल्कुल टच में रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे, एक्सपोर्टर से भी, और साथ ही साथ जितने भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से ये बात करते रहेंगे। साथ ही यहाँ पे कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिलेगा, जैसे राइस इंडस्ट्री भी है, एक्सपोर्टर भी है, ऑफिशियल भी होंगे जो कि अपेडा वाले रीजन से, साथ ही आपके कॉमर्स मिनिस्ट्री भी होंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी होंगे, तो ये सारे लोग हैं। और कुछ जो है आपके डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर होंगे जो कि मेजर राइस प्रोडक्शंस अगर स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब और हरियाणा है जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसके भी टच में रहेंगे। तो ये तो पूरी बात ही हुई, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे राइस प्रोडक्शन की कंडीशन कि इंडिया में कैसा है। अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस के पूरे वर्ल्ड में, और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है राइस का, अगर हम लोग नॉन बासमती के बाद अगर देखें तो ये आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ जो है मेजर शेयर अगर हम लोग राइस का देखें तो खरीफ सीज़न के टाइम पे ही होता है, जैसे ये मानसून आता है तो उस समय पानी की ज़रूरत होती है, तब यहाँ पे आपका राइस की जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही इंडिया की अगर हम लोग देखें, और स्मॉल शेयर यानी कि सबसे ज़्यादा जो है खरीफ सीज़न में ही होता है, लेकिन रबी सीज़न में भी होता है, लेकिन स्मॉल आपका जो है ना परसेंटेज में होता है। साथ ही अगर बात करें कि इंडिया का राइस प्रोडक्शन, तो यहाँ पे 22% से आप देखोगे कि ग्रो हो चुका है। अगर इसका 2011 से कंपेयर करें 2020 में, तो 10 साल में जो है 22% तक ग्रो हो चुका है, तो ये भी ध्यान रखना है। यानी कि हम लोग ओवरऑल जो है ना बहुत ही ज़्यादा किंग है अगर राइस के कंपैरिजन में देखें तो। अब यहाँ पे अपेडा के बारे में देख लेते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाता है, सो यू शुड नो अबाउट दिस ऑल्सो। तो अपेडा की बात करें तो इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 है। साथ ही साथ ये आपको देखने को मिला है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम किया जाता है।
यहाँ पे आपका मैंडेट किया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे करना है, साथ ही डेवलपमेंट कैसे करना है प्रोडक्ट का, जैसे कि कुछ फल हो गए, सब्जियाँ हो गई, मीट है, पोल्ट्री है, डेयरी प्रोडक्ट है, साथ ही फ्लोरिकल्चर है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा। अगर हम लोग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जो अपेडा का है उसके अंदर देखें तो अपेडा के द्वारा यहाँ पे फिनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है जितने भी रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। ओके, और भी देख लेते हैं अपेडा के बारे में। तो अपेडा का यहाँ पे देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे शुगर को भी इंपोर्ट किया जाता है एज वेल। साथ ही अगर देखें कुछ रिलेटेड न्यूज़ जैसे कि डीएसआर है यानी कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। तो ये है क्या डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस? तो पंजाब और हरियाणा के द्वारा जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेबर्स की शॉर्टेज देखने को मिली थी इस समय जब खरीफ सीज़न स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन जो है वो मार्च में स्टार्ट हो गया था और बहुत सारे जितने भी माइग्रेंट लेबर है वो अपना वापस आ गए थे और अपने गांव में बस गए थे। तो यहाँ पे लेबर की कमी देखने को मिली। जब जून में मानसून आया तो उस समय बहुत अच्छी जो है इसकी रोपाई होती है, तो उस समय नहीं हो पाया। तो इससे क्या हुआ ना कि यहाँ पे जो डीएसआर एक मेथड है उसके द्वारा यहाँ पे आपका पंजाब और हरियाणा के द्वारा इसको यूज़ किया गया। और जो कन्वेंशनल प्लांटिंग होता था यानी कि आप लोग देखे होंगे कि राइस की खेती कैसे होती है कि अलग अलग जो है ना एक एक पौधे को लगाया जाता है थोड़े थोड़े डिस्टेंस में। तो ये जो होता था तो इसमें लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो आज के डेट में लोग नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे लेबर की कमी देखने को मिली थी। तो डीएसआर में क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है कि यहाँ पे राइस क्रॉप को इस्टेब्लिश करना है, वो भी सीडिंग से, यानी कि फील्ड में जो है ना डायरेक्ट बीज रोप दो रादर देन जो ट्रांसप्लांटिंग सीडिंग है। यानी कि पहले क्या होता था कि नर्सरी में जो है आपका पूरा वहाँ पे बीज बो दिया जाता था और उसके बाद जो है सारे पौधे को उठाकर, जब वो थोड़े बड़े हो जाते ना तो सारे पौधे को उठाकर जो है मेन खेत में आपका उसको एक एक करके स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस में उसको सही तरीके से एक क्यारियाँ में लगाया जाता था। बट वो एक आपका कन्वेंशनल मेथड है, तो उसको छोड़कर अब क्या किया जा रहा है कि एक सीडिंग की जा रही है, यानी कि मेन फील्ड में ही जो है ना बीज रोपण का काम किया जा रहा है। ट्रांसप्लांटिंग में देखें तो फार्मर्स जो है ना नर्सरीज़ में ये प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे पैडी सीड्स को जो फर्स्ट शो किया जाता है उसके बाद वो यंग प्लांट हो जाते हैं। तो ये सीडिंग्स जो है ना फिर अपरूट होता है, वहाँ से उसको उखाड़ा जाता है और फिर उसके बाद 25 to 30 डेज़ के बाद जो है उसको सही जगह पे लगाया जाता है और पानी के साथ, यानी कि जब पानी होते हैं तो उसी में उसको रोपा जाता है। कुछ ज़्यादा यहाँ पे हार्ड प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये एक कन्वेंशनल मेथड है, तो इसको हम लोग अभी ऑप्ट नहीं कर पाए। डीएसआर में क्या है कि वाटर को यहाँ पे रियल केमिकल हर्बिसाइड से आपका रिप्लेस किया जाता है। और ट्रांसप्लांटिंग में देखिए तो स्टैंडिंग वाटर जो है ना ये हर्बिसाइड का काम करता है और साथ ही साथ जो है जो वीड्स वगैरह की जो ग्रोथ होती है उसको रोका जाता है। वीड्स आप लोग जाते हो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं वो उग जाते हैं यहाँ पे राइस कल्टिवेशन जब होता है, तो उसी के साथ साथ तो वो क्या करते हैं ना कि एक्चुअली जो राइस का ग्रो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, तो उसके ग्रोथ को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वीड्स वगैरह भी जो है ना वो ग्रो नहीं होता है। एडवांटेज क्या है इस तरीके का डीएसआर का? तो एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इससे इरिगेशन वाटर आपका सेव हो पा रहा है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, स्टैंडिंग वाटर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लेबर की भी कमी यानी कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, एनर्जी भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, वन टाइम एफर्ट्स है, टाइम भी आपका ज़्यादा नहीं लग रहा है, साथ ही इमिशन अगर देखें तो वो भी यहाँ पे कम हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का। तो एडवांटेजेस तो लार्ज नंबर पे देखने को मिल रहा है, तो ये याद रखिएगा। लेकिन हाँ इससे डिसएडवांटेजेस भी है, देख लीजिए कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला है कि हाई वीड जो है इन्फेस्टेशन हो सकता है, यानी कि बहुत सारे जो है वीड्स का भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वीडी राइस भी हो सकता है, सॉइल बोर्न जो पैथोजेंस है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट कुछ डिसऑर्डर हो सकता है, बर्ड्स और रैट्स के इंसिडेंस का भी एक्सपोजर हो सकता है, राइस ब्लास्ट देखने को मिलेगा और ब्राउन लीफ स्पॉट भी हो सकता है। तो ये सारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये आपका जो है डिसएडवांटेज है। तो इस तरीके का कुछ न्यू टेक्नोलॉजी हम लोग जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़रूर होता है, तो ये दोनों पॉइंट आपको लेकर चलना है। अब आते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी देख लेते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर होल्डिंग का जो साइज है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से देखें जो कि हर एक 5 साल में लिया जाता है, तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होल्डिंग है यानी कि कितने एरिया में एग्रीकल्चर हो रहा है, तो ये हेक्टेयर हम लोग को कम देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पे 1970 में जो है 2.28 हेक्टेयर था, लेकिन अब 2016 में बताया जा रहा है कि ये सिर्फ 1 हेक्टेयर है। कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एग्रीकल्चर लैंड में भी जो है ना सही तरीके से फोकस नहीं किया जा रहा है। फिर है इंटरेस्ट
सबवेंशन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन फॉर डेयरी सेक्टर स्कीम, यानी कि इंटरेस्ट सबवेंशन है, यानी कि मान लीजिए कि टोटल जो है डेयरी सेक्टर्स को यहाँ पे इन्हांस करने के लिए और डेयरी प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं कि लोन लेते हैं तो वो जितने परसेंट में लोन लेते हैं और उनका जब टाइम होता है रिपेमेंट करने का तो उसका सरकार 2% जो है ना सरकार पे करेगी, तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। तो यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है और ये इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करने का मतलब है कि सरकार के द्वारा मदद किया जा रहा है फार्मर्स को कि वो लोन ले आराम से और उनके कुछ परसेंट जो लोन का है वो सरकार के द्वारा डायरेक्ट पे किया जाएगा, जिससे कि वो अपना यहाँ पे डेयरी सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिलेगा, डेयरी फार्मर्स भी अच्छे से हो पाएगा, साथ ही यहाँ पे जो फार्मर्स का जो एडिशनल इनकम है वो भी बढ़ पाएगा और जो सपना है 2022 तक की फार्मर्स के इनकम को डबल करना है ये भी हो पाएगा। साथ ही यहाँ पे देखिए न्यू फीचर्स लाया जा रहा है ई नैम प्लेटफॉर्म लॉन्च का। तो ई नैम जो है एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसमें कि आप देखोगे कि जो एग्जिस्टिंग अभी एपीएमसी मंडीज़ का जो यहाँ पे नेटवर्क है उसमें एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट जो है उसको क्रिएट किया जाएगा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ से। यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस जो रिमोट बिडिंग है वो होगा, साथ ही मोबाइल बेस्ड एनी टाइम पेमेंट होगा। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है जो कि एक लीड एजेंसी है जो कि ई नेम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही न्यू फीचर्स अगर हम लोग देखें क्या क्या ऐड किया जा रहा है, अब इसमें स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स है ना वो भी डायरेक्टली अपने स्टोर्ड जो प्रोड्यूस है उसको वो ट्रेड कर सकते हैं कोई भी वेयर हाउस को जो कि वो सेलेक्ट करते हैं। साथ ही फार्मर्स प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है एफपीओ है वो यहाँ पे अपने प्रोड्यूस के पिक्चर्स ले सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। क्वालिटी पैरामीटर्स में भी वो जाकर सारी चीज़ों को फिलअप कर सकते हैं और उसके बाद उनकी भी यहाँ पे प्रोड्यूस को जो है बिडिंग से पहले विजुअलाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनको भी बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। एफपीओ को भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि वो भी अपने जो है प्रोड्यूसर्स को वो भी यहाँ पे बेच सकते हैं। ठीक है। किसान रथ मोबाइल ऐप, तो ये है क्या, इसमें जो है फार्मर्स को फैसिलिटेट किया जाएगा, ट्रेडर्स को फैसिलिटेट किया जाएगा कि किस मोड से वो ट्रांसपोर्टेशन करें, यानी कि अपने फार्म प्रोड्यूस को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, लॉकडाउन के टाइम में तो वो उनको यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिया गया था कि किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से उनका सहूलियत होगा और कैसे वो यहाँ पे जा सकते हैं। ये जो ऐप आपका डेवलप किया गया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे किसान रेल स्कीम, तो किसान रेल स्कीम अगर देखें तो सेंटर के द्वारा यहाँ पे कुछ पैनल बनाया गया है जो कि यहाँ पे कैसे किसान रेल स्कीम जो है इम्प्लीमेंट हो सके। किसान रेल जो है वो यहाँ पे यूनियन बजट जो इस बार का था उसमें यहाँ पे आपका प्रपोज किया गया था, जिससे कि जो नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन है ना वो यहाँ पे देखा जाएगा वो भी सीमलेस, जो कि आपका कुछ गुड्स के लिए जैसे मिल्क है, मीट है, फिश है। साथ ही साथ इसको रेफ्रिजरेटेड कोचेज़ भी यहाँ पे दिया जाएगा, वो भी एक्सप्रेस और फ्रेट ट्रेन में। साथ ही साथ इंडियन रेलवे की बात करें तो उनके द्वारा किसान रेल भी यहाँ पे सेटअप किया गया है, वो भी पीपीपी अरेंजमेंट के मोड में, यानी कि पब्लिक प्राइवेट आपका जो प्रोक्योरमेंट है उसके मोड में ये किया गया है। ठीक है। साथ ही साथ ओपन मार्केट सेल स्कीम है, ओएमओ बोलते हैं। अगर हम लोग कोविड-19 आउटब्रेक के टाइम में देखें तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये डायरेक्ट किए थे कि वीट और राइस को वो एनजीओ को प्रोवाइड करे, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करे, जो कि एक ओपन मार्केट सेल स्कीम्स के थ्रू बिना किसी ई ऑक्शन प्रोसेस के। तो ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या है, यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स है उसको सेल किया जाता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के कोई एजेंसीज होते हैं और प्री डिटरमाइंड प्राइसेस में, यानी कि ओपन मार्केट होता है और टाइम टू टाइम जो है पहले से ही यहाँ पे प्राइस डिटरमाइंड होता है कि यहाँ पे राइस का ये प्राइस होगा, वीट का ये प्राइस होगा, तो उसी के हिसाब से वो यहाँ पे बेचते हैं। एफसीआई की बात करें तो उनका यहाँ पे वीकली ऑक्शन कंडक्ट किया जाता है जिसके थ्रू वो यहाँ पे इस स्कीम को कंडक्ट करते हैं ओपन मार्केट में। साथ ही सिर्फ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है और रजिस्टर्ड बल्क यूज़र्स है जैसे कि रोलर फ्लोर मिल्स है, उनको यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि वो कुछ स्टॉक्स जो है फॉरेन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी वो यहाँ पे ओपन मार्केट सेल स्कीम्स के थ्रू वो परचेज कर सकते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एनर्जी सेक्टर, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, हमारा टाइम भी हो चुका है, तो जल्दी से मैं इस मैगजीन को कंप्लीट करवा दूंगी, आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, आपका रिवीजन भी होते रहेगा। और जुलाई की भी तो आप लोग को पढ़ना है, जुलाई अगस्त तक जो यहाँ पे आपका मैगजीन आएगा उसको आप लोग को एकदम से जो कहते हैं ना जुलाई अगस्त सितंबर तक का तो आप लोग को कंप्लीट कर जाना है, यानी कि मिड ऑफ सितंबर तक आप करके। ऐसा लगता है कि अगर आप लोग सिंसियर हो तो जून 2019 से ही आप लोग जो है करंट अफेयर्स को कवर कर रहे होंगे। अगर जून 2019 से कवर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और जब तक एग्ज़ाम होगा, जैसे कि बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम में भी एक्सटेंड हो सकता है, तो देखिए क्या होता है, अब तो ये यूपीएससी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यहाँ पे निर्णय लेंगे। हम लोग का काम क्या है कि यहाँ पे प्रिपरेशन करते रहना। एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा नहीं होगा इसमें आप लोग को फोकस नहीं देने की ज़रूरत है, आप लोग अपना काम करते जाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो है
कल मिलेंगे फिर न्यू लेसन के साथ। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट कोई सजेशंस है तो कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ में आया है और अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।